हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि अंग्रेज़ों के रूल के बारे में। अब ये कोई एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री तो है नहीं कि हम इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ जाएंगे या कॉपर प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़माना तो ऐसा है कि आज से 250 साल पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानने तो इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे। अब रिकॉर्ड्स इसलिए थे क्योंकि अंग्रेज जो थे वो क्योंकि रूल ऑफ लॉ पे फोकस करते थे, तो उनके रिटन रिकॉर्ड्स बहुत सारे उस टाइम पर प्रिजर्व्ड है, बहुत सारे अवेलेबल है उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास। और उस टाइम में क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह हो रही थी, लाइक कैमरा का बन जाना, तो फोटो क्लिक हो जाना, फिर चाहे भले वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन फोटोग्राफ्स एट दैट टाइम वर प्रूफ्स ऑफ मैनी थिंग। तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट सोर्स जो है हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बताता है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिशर्स ये मानते थे एक्ट ऑफ राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। हर चीज का एक प्रूफ हो जाता है कि अगर जो चीज लिखी हो, या फिर फ्यूचर में कोई, मान लो कि कोई और गवर्नर जनरल आया और प्रीवियस गवर्नर जनरल के एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे को देखना है कि यार ये बहुत साल टिका रहा है यहाँ पर। अब हर एक गवर्नर जनरल, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, हर एक गवर्नर जनरल ना भारत में जो आता था वो ये चाहता था मैं ज्यादा से ज्यादा टिकूं, मैं इतनी जल्दी जाऊं ना। अंग्रेजों को जो चाहिए, जितना रेवेन्यू चाहिए वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करके जाऊं, इतना रेवेन्यू कमा कर जाऊं, इतना रेवेन्यू कमा कर जाऊं कि जब मैं ब्रिटेन वापस जाऊं तो मेरी 7 पीढ़ियां 7 पुश्ते आराम से खा सकें। और एक बारी ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, एक गवर्नर जनरल के ऊपर चार्जेस लगे थे और उसको ब्रिटेन में जाकर सुसाइड कमिट करनी पड़ी थी। एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट। हर एक जो इंस्ट्रक्शन, जो प्लान, जो पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेज हर चीज को लिखते थे A to Z। इसलिए बहुत सारे आप उस टाइम पर ब्रिटिश रूलर्स को देखोगे, आपने जो पिक्चर देखी होगी, जो ये लॉर्ड हुआ करते थे, लॉर्ड मतलब ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या गवर्नर जनरल या वाइस रॉय, इनको डायरी राइटिंग का भी बहुत शौक हुआ करता था। और ये जो लिखते थे ना, वहीं से एक जो ये यूज करते थे फाउंटेन पेन, वो बड़ा प्रचलित हुआ, बड़ा फेमस हुआ। हमारे यहाँ तो क्या भाई, ये इंक की बोतल, इसमें मोर पंख डुबा डुबा के लिखते थे हम तब तक तो, हैरी पॉटर की तरह। वंस दिस वॉज डन, चीजों को प्रॉपरली स्टडी और डिबेट करा जा सकता था, और हमें बड़े सारे इनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, राइटिंग्स, रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ब्रिटिशर्स को यह भी लगा कि सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लेटर्स हैं इनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए, तो इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स इस्टेब्लिश करे जिस भी जगह पर ये रहते थे। चाहे वो किसी चीज़ की अगर राइटिंग्स अगर अवेलेबल गांव के लेवल पे भी हैं, तो वो गांव में तहसीलदार के ऑफिस में प्रिजर्व करके रखी गई, कलेक्ट्रेट में रखी गई, कमिश्नर ऑफिस में, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स में, लॉ कोर्ट्स में, हर जगह पर इनके रिकॉर्ड रूम्स हर जगह पर अवेलेबल थे, हर चीज़ के रिकॉर्ड, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एंड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भी लिखा गया है उसके लिए प्रिजर्वेशन की जरूरी थी। बाद में जब रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे और ये देखा गया कि कुछ कुछ रिकॉर्ड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने आर्काइव्स और म्यूजियम्स बनाए। जैसे दिल्ली में बड़े सारे म्यूजियम्स हैं, नेशनल म्यूजियम्स हैं हमारे देश में, नेशनल आर्काइव है इंडिया गेट के पास दिल्ली में, जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके बाद में भी रखी गई, जैसे नेहरू जी की फाइल्स बड़े टाइम तक नेहरू जी कह रहा हूँ, सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फाइल्स है बड़े टाइम तक डी क्लासीफाई नहीं करी गई, या लाल बहादुर शास्त्री जी की फाइल्स। लेकिन ये सारी चीज़ें जब ये क्लासीफाई करी जाती हैं तो ये आर्काइव्स में पहुंच जाती हैं, ताकि जनता इनको एक्सेस कर सके, अपने विचार व्यक्त कर सके। ऐसी थोड़ी ना हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो लोग जो होते हैं वो आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स अपने मन से थोड़ी ना लिख लेते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते करते कि उन्होंने मेडिटेशन करी, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई और चलो आज मैं हिंदू वालों के एडिटोरियल भेजता हूँ लिखकर, एक अच्छा सा एनीडोट बनाकर। उनको बहुत एक्सटेंसिव सर्च करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, जो कि सही भी हो, साइंटिफिकली फैक्ट के बेसिस पर बात हो।
ये आर्काइव्स म्यूजियम्स ऐसे लोगों के लिए होते हैं। सबसे बोरिंग जगह होती है पृथ्वी की म्यूजियम, सबसे बोरिंग जगह, टर्न ऑफ ही हो जाए बंदा। लेटर्स एंड मेमोज जो हैं, मतलब यही एक आप एक तरीके से मान लो जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, वो एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाते थे इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये आर्काइव्स में रखे जाते थे। और ये जो इंस्ट्रक्शन वगैरह थी, ये जो डायरेक्टिव्स थे, ये ऑफिशियल जो कि सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रहे हैं एट द टॉप, और ये प्रोविंशियल स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर को भेजते थे। अब ये ध्यान से समझना ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। कोई भी राइटिंग इंस्ट्रक्शन जो कि इनके द्वारा लिखा जाता था, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन, वो डायरेक्टिव सेंट्रल लेवल पर, टॉप लेवल पर ऑफिसर्स जो थे वो डायरेक्टिव देते थे, वो रिटर्न चीज लिखकर भेजते थे। हर किसी को फिर ये चीज टेलीग्राम के थ्रू, फैक्स के थ्रू, टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, खत लिखना, ठीक है, फैक्स के थ्रू ये भेजा जाता था टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। ये चीज क्या आपको दिखा रही है कि कोई भी चीज सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पर जाते जाते लोकल लेवल पर जा रही है। ये चीज क्या आपको क्या दिखा रही है? क्या इसको हम ये नहीं बोल सकते सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉप डाउन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? और क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता हर एक लेवल पर एक कॉमन लॉ, एक कॉमन एक्ट बनाना? ऐसा क्यों करा जाता था? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? ऐसा क्यों करा जाता था? नहीं, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये करा क्यों जाता था वो छोड़ो। 73 में करा गया था, कब करा गया था? मतलब सेंट्रल लेवल से एक्ट कोई बनकर पास हो रहा है, वो स्टेट लेवल के पास जा रहा है, फिर लोकल लेवल के पास जा रहा है, क्यों? नहीं, कंट्री को देखो सेम तरीके से चलाना आसान नहीं हो जाएगा? जरा बताना जरा, जब सेम लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टी जो कि देश के हर एक राज्य में उसी की सरकार है, उसी पार्टी की, तब देश को चलाना ज्यादा आसान है प्रधानमंत्री के लिए, या फिर एक दो राज्य में ही उस पार्टी की सरकार हो और बाकी जगह सिर्फ ऑपोजिशन ऑपोजिशन हो? बताओ कौन सा सिनेरियो ज्यादा आसान है ना? और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इस तरीके से भी तो देखा जाता है। एक बात बताओ जरा, हमारे देश में जो भी कोई चीज आती है वो आज हमने इन्हीं से तो इंस्पिरेशन ली है। ऐसे क्या कोई राज्य ऐसा है, इवन कोई आइलैंड स्टेट्स हमारी ऐसी है कि जहां पर अगर आप बाइक लेकर चल रहे हो तो, या गाड़ी लेकर चला रहे हो तो, इस राज्य में सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाए जाते हैं, या यहाँ की रेड लाइट पे रुकना कंपलसरी नहीं है? ऐसा कोई है राज्य या कोई केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में? क्या ऐसी कोई यूटी स्टेट है कि चालान नहीं कटेगा, या फिर यहाँ पर पुलिस वाले नहीं होते सफेद वर्दी वाले? ऐसा कोई राज्य है हमारे देश में? ये तो कॉमन ऑर्डर है ना जो हर तरीके से आता है। कोविड के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला सबको घरों में रहो, लॉकडाउन लगेगा, तो क्या कोई ऐसी गली मोहल्ला था कि जहां बोला गया हो तुम लोग फ्री घूम सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हें कोरोना नहीं छुएगा, डेट्स आवर पर्सनल गारंटी, तुम शमशान घाट भी जाओगे दोबारा वापस आ जाओगे? इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको केयरफुली इनकी कॉपीज बनाई गई, और इनको बाद में जो ये सड़ रहे थे, दीमक वगैरह खा रहे थे, दोबारा लिखवाया गया इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैलीग्राफिस्ट के द्वारा, जो कि स्पेशलाइज होती हैं इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग्स। और बाद में जब ये प्रिंटिंग वगैरह आई तो मल्टीपल कॉपीज इसकी प्रिंट करके रखी गई, और हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जिसको ज़रूरी थी उस चीज़ के बारे में जाना उसको दिया गया। ये दिस इज द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, 1920s में आया था। तो यहाँ पर नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स आपको देखने को मिलते हैं वाइस रीगल पैलेस में। कभी दिल्ली आना तो यहाँ हम कतई घूमने नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट। 1946 में हुआ क्या, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी इंडिया के अंदर, वो एक म्यूटिनी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, जो कि रॉयल इंडियन नेवी के सोल्जर्स ने लॉन्च कर दिया था। इसको रिन म्यूटिनी भी कहते हैं, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और रिन म्यूटिनी। यूपीएससी ने साल 2014 या 15 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, रॉयल इंडियन म्यूटिनी
was the last nail in the coffin of British administration in India? इसका मतलब क्या होता है लास्ट नेल इन द कॉफिन? फुकरे देखी है सबने, किसी ने? फुकरे वन, भोली पंजाबन का जब इंट्रोडक्शन देता है पंडित इन सबको, तो वो कहता है ना कि पंडित जी एक बात बताइए जरा, ये कौन सी चिड़िया है जिसके पर हमने नहीं गिरे? तो क्या कहता है पंडित उसके इंट्रोडक्शन में? भोली पंजाबन चिड़िया नहीं चील है, कॉफिन में आखिरी कील है। और उसके पीठ के पीछे एक टैटू बन रखा था प्यारा सा, सिंड्रेला। कॉफिन में आखिरी कील का यह मतलब होता है कि इसके बाद कॉफिन बंद हो जानी है एंड टाटा बाय बाय, अब आप मिट्टी के अंदर दफन। अंग्रेजों को जो लगातार वार मिलता चला जा रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अलग अलग कॉलोनीज में डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल जो स्टार्ट हो गए थे इनके, लेकिन अगर भारत स्पेसिफिक बात करें, इतनी सारी मूवमेंट के चलते चलते रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट होते होते 1946 तक, रेन म्यूटिनी के बाद ये समझ गए थे कि अब सिपाही भी यहां पर लॉयल नहीं रहने वाले हैं। और इनकी, और ये जो जिनकी फोर्सेस को अभी तक हम ये पुलिस का सहारा, आर्मी का सहारा, इसका सहारा, उसका सहारा लेते थे, अब इन लोगों में भी एक हीट जाग गई है कि हमें अपना देश आजाद करवाना है। अब ये हमारी नहीं सुनने वाले, ये हमारे ऑर्डर्स एंड कमांड्स को नहीं मानने वाले। तो दिस वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा था। और ये देखो ना 46, ये लास्ट म्यूटिनी थी, 47 में देश आजाद। ये लास्ट म्यूटिनी थी, कई लोग इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया था ये वाली चीज। इस क्वेश्चन को देखिए, in what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations in India? 2014 में बोला गया था, पूछा गया था, इसलिए मैंने बोला 14 या 15 में आसपास था ये। अब इसकी टोन ही, पहली बात है लोंडो को समझ में नहीं आई, पहली बात तो ये थी। और उस टाइम पर 12.5 नंबर के क्वेश्चन चलते थे, कुछ ऐसे ही 12.5 या कुछ ऐसे ही। ये यहीं से, एक बार बताओ, ये इंस्पिरेशन यहाँ से, अगर आपके पास सिर्फ ये 8वीं क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कुछ तो लिखने के लिए होगा, कुछ तो लिखने के लिए होगा। मैं कह रहा हूँ भले किसी ने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी, सबसे पहली बात तो आप यही लिख दो कि 1946 में हुई थी। 3 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन 3 नंबर क्या फालतू होते हैं क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि आप यही पढ़कर गए हो, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप यही पढ़कर गए हो सिर्फ, या 8वीं क्लास की आवर पास 3 कर गए आप और यही बक्सा पढ़ गए आप। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटीज का रोल समझो, डायरेक्टली क्वेश्चंस निकाले जाते हैं यहां से। नेवल म्यूटनी जहां वर्ड आ गया ये करके, और ये लास्ट म्यूटनी थी, तो इंसान को पता होना चाहिए, यूपीएससी थोड़ा सा सोचवाने पे मजबूर करता है कि 46 है, लास्ट म्यूटनी है, रॉयल इंडियन नेवी लिखा तो हुआ है, म्यूटनी लिखी तो हुई है, शिप्स लिखा तो हुआ है, डॉकयार्ड्स लिखा तो हुआ है, क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, नेवल म्यूटनी, लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। 46 भी अगर किसी को याद था एग्जाम के अंदर कि ये लास्ट थी, उसके बाद खींच लो अपना आंसर बनाकर। अब यहां पर एक ये सैंपल है ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट जो कि होम डिपार्टमेंट को मिलती थी फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब यानी कि सेंट्रल लेवल पर ना इनको रिपोर्ट मिली कि सर जी बगावत हो गई है, ऑफिसर्स ने ना, नेवी ऑफिसर्स ने बगावत कर दी है। और जो रॉयल इंडियन नेवी हमने बना रखी है उस टाइम पर, ये लोग हम आज के टाइम में सिर्फ नेवी कहते हैं, जो इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी ना सारी फोर्सेस, इन्होंने बगावत कर दी है। हम लोग अब ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर कि बगावत कर दी, क्या कर दी है। मैं अब जानने में, हम लोग ये जानने में अब इंटरेस्टेड होंगे, अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अगर आपको बड़ी सारी स्टेट्स गिवन हो कि यहां पर जो रॉयल इंडियन म्यूटिनी हुई वो किस किस एरिया में हुई, मुझे नहीं लगता कोई इसका आंसर अटेम्प्ट कर पाएगा प्रीलिम्स के अंदर, या ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएगा। लेकिन ये 3 ऑप्शंस अगर मिल गए अगर आपको, बॉम्बे, कराची और वाइजैग,
विशाखापट्टनम। आप आराम से एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। और ये गेम यूपीएससी खेलता है इस प्रकार से। आपको लगेगा यार मैंने तो इस पैटर्न में यार पढ़ा तो था यार, याद ही नहीं आ रहा, उस पेज पे आप दिमाग लेकर जाओगे। क्यों अपने दिमाग को कष्ट दे रहे हो? 8वीं क्लास पे ले आओ इस बक्से पे अपना दिमाग। ये 3 ऑप्शंस तो होंगे उसमें कहीं ना कहीं, एक तो होगा इनमें से, एलिमिनेट एक तो होगा कम से कम, स्ट्रेस तो कम होगा। बॉम्बे से, कराची से अगर और विशाखापट्टनम से अगर रिपोर्ट आई है तो इसका मतलब यहां पर बगावत हुई कि नहीं हुई, यहां म्यूटनी हुई होगी। यहां दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ग्वालियर ये सब क्यों नहीं लिख दिया गया? यहां समुद्री इलाका है ये, यहां म्यूटनी और भी जगह हुई होगी, है मैं मानता हूं हुई होगी, और भी, और हुई भी है सच में। रॉयल इंडियन म्यूटनी की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, और कोई म्यूटनी में चले जाना अपना दिमाग कि 1857 को भी यहाँ इंक्लूड कर दो, और भी म्यूटनीज को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। नहीं, ये रिन म्यूटनी की बात हो रही है जो नेवी वालों ने करी। अगर होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ के जो 3 लोग हैं, यहाँ जो 3 हमारे जो कैंप्स हैं वहां पर बगावत हो गई है, तो ये ऐसी रिपोर्ट थोड़ी ना आ गई होंगी। बॉम्बे का नाम ऐसी थोड़ी ना किसी ने लिखकर भेज दिया होगा, सच में हुई होगी ना यहाँ पर बगावत। तो यहां पर ये बोला गया उन्होंने कि सर जी सिचुएशन इज अंडर आवर कंट्रोल, अरेंजमेंट्स बना दिए गए हैं और आर्मी ने शिप्स और एस्टेब्लिशमेंट को टेक ओवर कर लिया है। रॉयल नेवी शिप्स जो हैं वो हार्बर से बाहर है अब, ठीक है। कराची में बोला गया 301 जो बगावत करने वाले जो म्यूटिनियर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और जो लोग सस्पेक्टेड है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जल्दी, और सारे एस्टेब्लिशमेंट्स मिलिट्री गार्ड के अंडर हैं। विशाखापट्टनम पोजीशन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है और कोई भी वॉयलेंस यहाँ पर नहीं हुआ है। मिलिट्री गार्ड जो है वो शिप्स पर बैठा दिए गए हैं, कोई भी ट्रबल क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड नहीं है फ्यूचर में, एक्सेप्ट अब जो कुछ लोग हैं वो काम नहीं करेंगे हमारे यहाँ। अब ये रिपोर्ट जानने में हम थोड़ी ना इंटरेस्टेड है कि इन्होंने क्या बोला और किसने टेक ओवर कर लिया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हम लोग ये खत जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि किसने अपने क्या खत लिखकर भेज रहा था, कौन सी लव लेटर लिखकर भेज रहा था। हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं ये 3 जगह थी कौन सी, और भी होंगी, लेकिन मुझे एटलीस्ट जब मैं इसके नोट्स कंपाइल करूंगा ये 3 तो मेरे पास हैं जगह कम से कम, कि मुझे ये तो पता है आज के बाद के। अब देखो ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभी हमने स्टार्ट भी नहीं करी है, तो हम ये समझ रहे हैं कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, इस बुक का नाम आवर पास क्यों है, प्लूरल में क्यों यूज करा गया है। अभी तो एक सिंगल इवेंट भी नहीं जाना मैंने, यहाँ तो किसी बंदे बंदे का कोई नाम ही नहीं दिख रहा, गांधी वांधी ये सब कुछ कर करके। ये तो बहुत बात की बात है, 46 तो पता नहीं कब आएगा कोर्स खत्म होने के बाद। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स जब एंड में होगा ये तो तब आएगा, मैं तब तक के वेट करता रहूं। कुछ तो मिला मुझे पॉइंट, कुछ तो मिला। ऐसे देखा जाता है एनसीईआरटी को। उसके बाद इन्होंने बड़ी सारी चीजों का सहारा लिया ना अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो अब ये सारी चीजें मेंशन करोगे, म्यूजियम, आर्काइव्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स। इसके अलावा आप एक चीज और ऐड करोगे, सर्वे। जो सर्वे करने की जो उनकी प्रैक्टिस थी वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी इनकी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, और ये हम सबने नितिन सिंघानिया इकोनॉमी में पढ़ रखा है। फर्स्ट ऑफिशियल सर्वे कब कंडक्ट करवाया गया, सेंसस कब करवाया गया। ये पहले एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन के एक अनुमान लेना चाहते थे, पॉपुलेशन का ढांचा और स्ट्रक्चर है किस प्रकार से, तब उसको रूल करना, किसी रीजन के बारे में जानना। सर्वे किसी भी चीज का होना, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मुझे दिख रहा है जंगल वाला इलाका, इसका सर्वे कंडक्ट करवाओ, यहाँ सबसे प्रीशियस लकड़ी या सबसे प्रीशियस ऐसा कौन सा सामान है कि जिसको हम एक्सपोर्ट करें और माला माल हो जाए। तो उन्होंने बोला सर यहाँ रेड सेंटर्स मिलता है, 1 किलो की लकड़ी 2 करोड़ की बिकेगी फॉर एग्जाम्पल, एक बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला ऑफिशियल्स को बुलवाओ और इस लकड़ी को काट काट के अच्छी सी शेप दिलवा कर लकड़ियों के बंडल बनाकर कोलकाता के शिप्स में भिजवाओ और एक्सपोर्ट करवाओ इसको अलग अलग कंट्रीज। ये हुआ कैसे पॉसिबल, ये उन्होंने जाना कैसे? अपने आप सपना थोड़ी ना आगे किस जंगल में ये रेड सेंटर्स की लकड़ियां मिलती होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं रेड सेंटर्स, बस इसको लाइटली वो मत ले लेना कि अंग्रेज सच में रेड सेंटर्स ढूंढते थे। एक बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब इन्होंने जो ये वो बनाते थे, ये जो इंडिगो इन्होंने उगाई वो ऐसी तो उगाई ये सब करके, जब इनको पता लगा कि इंडिगो यहाँ पर होती है। सिंथेटिक इंडिगो तो बहुत बाद में आई है। इन्होंने जो ओपियम, चरस गांजे की जो खेती करते थे ये ऐसी तो करते थे। और इंडिया में आइडियल कंडीशंस होती है, आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन ओपियम की खेती के लिए। मयूर जानते होगे आप,
रागनी आप भी जानते होगे, बिहार वगैरह में ये ओपीएम की खेती के लिए आइडल कंडीशंस होती हैं, है ना। तो ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन, वही मैंने बोला ना, कोठे पर जाने से पहले नचनिया के बारे में जान के जाओ, थिरकन क्या है उसकी, चितवन क्या है, उसको इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करने से पहले। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वे कंडक्ट करे गए पूरी कंट्री की मैपिंग करने के लिए। गांव में रेवेन्यू सर्विस कंडक्ट करे गए कि इस गांव से इसकी लैंड की कीमत पता लगाओ, क्या उग सकता है यहां पर और किससे ज्यादा पैसा आएगा। अब तुम्हें ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जरा फोकस डालो कि जब तुम फ्यूचर में पढ़ते हो हिस्ट्री के बारे में कि अंग्रेज एग्रीकल्चर को कंट्रोल क्यों करते थे, एग्रीकल्चर लैंड में क्यों क्यों चंपारण में राजकुमार शुक्ला आया था गांधी के पास कि हमें शेयर क्रॉपर्स बनाकर रखा हुआ है, जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते हैं, क्यों करवाया उन्होंने, अच्छी वाली जगह पर जहां पर गेहूं अनाज उग रहा है, जबकि इनको पता भी है कि जमीन खराब हो जाएगी। लेकिन वही चीज है ना, जब कोई चीज मेरी नहीं होती है तो मेरे को क्या डर कि वो बर्बाद हो, कुछ भी हो, मैं तो अपना काम निकल निकल जाना है। मैं अपने सेल फोन को उछाल उछाल के क्यों खेलूं, लेकिन किसी दूसरे का हो तो क्या फर्क पड़ता है, गिरा भी तो इसका। ये रवैया था अंग्रेजों का। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, ये क्या क्या जानना चाहते थे कि यहाँ पर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से हैं, सॉइल की क्वालिटी क्या है, कौन कौन से फूल पौधे जानवर वगैरह क्या क्या मिलते हैं, लोकल हिस्ट्रीज इनकी क्या है, यहाँ पर लोगों के क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जो कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपसे ये सब बात करी थी मैंने। तो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जब पेशेंस से बिल्कुल ये पूरा का पूरा जान गए तो सेंसस ऑपरेशंस कंडक्ट करवाना इन्होंने शुरू करा, हर 10 साल में एक बार डिटेल्ड तरीके से इन्होंने लोगों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, अलग अलग जगह के लोगों के कल्चर के बारे में, कास्ट के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में सर्विस ये इंफॉर्मेशन निकलवाना शुरू करी, जिसको इन्होंने सेंसस में डाला। सर्वेज भी कंडक्ट करे जाते थे। सर्वे एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी कंडक्ट करवा लिया जाए, सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। बोटानिकल सर्वे, कौन कौन से फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह लगती है, क्या फायदेमंद है, किससे औषधियां दवाइयां बन सकती हैं। जूलॉजिकल सर्वे, कौन कौन से एनिमल्स वगैरह ये सब यहां पर मारकर उनके किसी ऑर्गन को एक्सपोर्ट करा जा सकता है। जिन जिन जंगलों में हाथी थे इन्होंने बहुत केयरिंग करवाई उसका टस्क को यूज करने के लिए। आइवरी प्रोडक्ट जानते होगे ना, हाथी दांत से बनते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे इन्होंने कंडक्ट करवाए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे। तो यहां पर देखो, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल आप सब लोग जानते होंगे, ये है शरीफा। ये आप में से कई लोगों ने खाया होगा। इट लुक्स लाइक, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, शरीफा। इसके बड़े बीजे होते हैं और मीठा फ्लेवर होता है इसका, ठीक है। इस उल्लू से खरीद के मत खाना, अलग से खाना। तो अब जैसे ये देखो, एक सर्वे के बारे में बताता हूँ, बोटेनिकल सर्वे। बोटेनिकल गार्डन्स और जो नेचुरल हिस्ट्री के जो म्यूजियम्स होते हैं, इनको स्टैब्लिश करा ब्रिटिशर्स ने कि ये प्लांट के ना सैंपल्स ले सके, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके कि इनके यूजेस क्या है, क्या इनसे कोई मेडिसिन बन सकती है, कोई औषधि बन सकती है, कोई जूस बन सकता है, कुछ भी फायदा मिल सकता है क्या इससे। और ये चीज रिवील करता है हमें इनका नेचर ऑफ कोलोनियलिज्म कैसा था कि किसी भी, मतलब कहते कहते नहीं है, कहीं से भी पैसा मिल रहा हो निचोड़ लो उसको। एक एक रुपए इन्होंने निचोड़ लिया, एक एक पत्ती से, एक एक धरती से, एक एक जमीन के कण कण से, कि जहां पर इनको लगा कि स्कोप है भाई, वहां इन्होंने पैसा निकाल लिया। फिर यहां पर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर जो म्यूटिनस सिपाही हैं, मतलब इन्होंने ऐसा दिखाया, अंग्रेज़ों ने एक फ़ोटो बनाकर, कि ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये अंग्रेज बैठा हुआ है और ये जो सिपाहीज वगैरह हैं ये सामान लूट लूट कर आपस में बांट रहे हैं। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस, जो जिन लोगों ने रेबिलियन करा उनको ऐसा बोला कि ये ग्रेडी थे, विशियस थे और ये ब्रूटल थे और ये लूटा इन्होंने एक तरीके से। मतलब ये अपने, मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो म्यूटनी थी ये गलत थी, ये गलत थी। और इसी के तहत मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया था। ये ऐसे मैपिंग और सर्वे करा करते थे
ये देखने के लिए, ठीक है, कैसे सारे इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक तरीके से कि क्या क्या चीज़ें, कैसी सॉइल की क्वालिटी है क्या नहीं है, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके कि हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से जाना जाए कि कहाँ से कितना रेवेन्यू निकल सकता है, क्या खेती करनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये लैंड जो खाली पड़ा हुआ है क्या ये प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ये चीज़ इन्होंने करी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, चैप्टर हमारा खत्म होता है, ये वाली इन्फॉर्मेशन तो वैसी लिखी हुई है, कोई काम की नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।